आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्या? तो आज हम लोग देखेंगे साइंस के छूटा हुआ प्रश्नों को, यानी कि क्लास 10th का जो हमने चैप्टर 1 को जो कंप्लीट कर चुके थे, उसमें हम लोग का क्वेश्चन आंसर बाकी था। तो उन सब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और आज रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखने के लिए आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ये पहला नंबर का आंसर हम पहले ही बता चुके थे, यानी पहला नंबर प्रश्न को पहले हमने हल कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को और 3 को। तो 2 में क्या है, कहा रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग लिख लेते हैं। देखिए किस ढंग से लिखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब H2। ठीक है, फिर क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन का मतलब Cl2। ठीक है, दोनों अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग जानेंगे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, उसमें क्या था, रिएक्शन का साइन के बाद, यानी कि अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा था, उसमें क्या था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो नाम से क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन, यानी उसमें क्या होगा, H, हाइड्रोजन का मतलब H, और क्लोराइड का मतलब Cl, क्लोराइड का मतलब Cl यानी क्लोरीन। देखिए यहाँ क्लोराइड का मतलब क्या लिखे, क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, क्या है, क्या हमने लिखा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्यों लिखे, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, H, हाइड्रोजन यानी H2 प्लस Cl2, ये लिखें। और रिएक्शन का साइन दे करके यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए देखिए दोस्तों, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको संयोजकता को याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1, तो लिख दिए 1। फिर क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, 1, इसको भी लिख दिए 1। ठीक है, और जितना भी लिखे हैं इसको हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको क्रॉस कर दीजिए, ये इधर से और ये इधर से। क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, क्रॉस करने का मतलब यहाँ, क्रॉस करने से हमें यहाँ मतलब क्या है, यहाँ क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोजन का जो ये संयोजकता है, ये जा कर के आपका इधर वाले जो उसके साथ जो संयुक्त होने वाले जो परमाणु है यानी तत्व है, उसका परमाणु बनेगी। ठीक है, और ये जो इधर वाले जो संयोजकता देख रहे हैं, ये संयोजकता जो इस क्लोरीन के साथ जो संयुक्त हो रही है, उस तत्व का परमाणु बनेगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इस तरह से, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H1 और Cl1, H1 और Cl1। क्यों, क्योंकि देखिए H यहाँ पर देखेंगे तो H है, तो H में किसका परमाणु बनेगा, ये वाला, तो यहाँ पर 1 लगा दिए। परमाणु का मतलब पीछे जो लगाते हैं उसको परमाणु बोलते हैं हम लोग, तो पीछे में कितना लगा दिए हम, 1। ठीक है, और उसी तरह से Cl, तो Cl यहाँ क्या देखें, Cl कितना है, Cl यहाँ पर है तो Cl लिखें, और Cl के इधर क्या लगाएंगे, तो ये हाइड्रोजन का जो यहाँ संयोजकता है उसको लगाएंगे, तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 था तो 1 को लगा दिए। तो इस तरह से क्या हो गया, H1Cl1, H1Cl1, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, H1Cl1। और हमेशा हम लोग जानते हैं कि 1 एक परमाणु अगर रहता है तो उसको हम लोग दिखाते नहीं हैं। एक परमाणु अगर रहता है तो उसको हम लोग दिखाते नहीं, उसको सिंपली क्या करेंगे, सिंपली सिर्फ लिख लेंगे क्या, उसको लिख लेंगे HCl, उसको क्या लिख लेंगे, HCl। यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी संख्या नज़र नहीं आता है पीछे में, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 है। इसी तरह आगे में कुछ नहीं मतलब इसका मतलब भी 1 है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग को खुद से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया, HCl। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। कहाँ पर, अभिक्रिया के वो साइड में, तो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए।
तो इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा क्या, तो हमने यहाँ पर लिखा H2Cl2 को जब अभिक्रिया की यानी प्लस किए हाइड्रोजन के यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को प्लस किए तो क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हाइड्रोजन में यहाँ कितना परमाणु है, 2, ठीक है, और बराबर के इधर कितना है, 1। इस तरह क्लोरीन में इधर कितना है, क्लोरीन का इधर परमाणु है 2, और इधर भी कितना है, 1। तो यानी कि हमको देखते हैं तो ये दोनों तरफ बराबर तो नहीं है। अभिक्रिया के इस अभिक्रिया के ये साइड वाले तत्व और ये साइड वाले तत्व सभी का परमाणु संख्या बराबर है, तो बराबर नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है लेकिन इधर क्लोरीन 1 है। तो क्या करेंगे, इसको 2 करने के लिए हमने क्या बताया था कि इसको संतुलित करेंगे, और संतुलित करने के लिए क्या हम बोले थे कि संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए हम बताए थे कि इसके आगे में क्या करेंगे, जैसे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसके आगे में 2 अणु लगा देंगे। तो 2 अणु लगा दिए जैसे ही, तो क्या हो गया हमारा, ये हाइड्रोजन का, यह हाइड्रोजन का जो है, ये हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु हो गया, क्लोरीन का भी 2 परमाणु हो गया, और इस प्रकार से ये क्या हुआ, संतुलित हो गया। इस प्रकार से ये संतुलित हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा पहला जो था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। ये अगर नहीं भी आया तो आइए इसके बाद वाला और 2-3 प्रश्न को हम लोग देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को भी, इसके बाद वाला प्रश्न में क्या है, तो इसके बाद वाले प्रश्न को अगर देखिएगा तो इसमें आपको मिलेगा क्या, यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ आपको मिलेगा इसके बाद वाले प्रश्न पर, इसके बाद वाले प्रश्न पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद वाला प्रश्न में कहा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम क्लोराइड, सबसे पहले क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो पहले बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड का सूत्र हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे शुरू में बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड में क्या करेंगे, देखिए, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनाएंगे हम लोग। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र बनाने के लिए क्या बताए थे, फिर अभी अभी सूत्र लिखने में बताए थे ना कि जब भी सूत्र लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, उसका संयोजकता को यूज करेंगे। जैसे बेरियम, तो बेरियम का संयोजकता कितना होता है, कल लिखवाए थे हमने कि बेरियम का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। क्लोराइड, तो क्लोराइड यानी क्लोरीन, तो क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो अब क्या होगा, सिंपल इसका सूत्र में हम क्या बोले थे कि यहाँ क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने का मतलब क्या होगा कि इसका जो संयोजकता है ये इसका परमाणु बनेगा, और ये बेरियम का जो संयोजकता है ये जाकर क्लोरीन का परमाणु बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। किस तरह से हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इधर बेरियम की तरफ कितना था, 2, क्लोरीन की तरफ 1, तो क्या हो जाएगा, बेरियम यानी Ba1, क्योंकि यहाँ पर इसका वाला हो जाएगा ये इधर, ठीक है। तो एक को नहीं भी लिखने से चलता है तो इसको नहीं लिखते हम लोग। फिर क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन लिखे Cl, और देखिए इसका संयोजकता कितना, 2, तो ये 2 जाएगा, इसका परमाणु बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा। यानी बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया आपका, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया आपका BaCl2। ये किसका सूत्र होगा, बेरियम क्लोराइड का। तो समझ में आया होगा ये कैसे लिखे, बेरियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बना सो, ठीक है। तो पहला हम लोग अभी क्या देखिए, किसका सूत्र, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र बना लिया। इसके बाद क्या है देखिए इसके बाद इसमें है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस क्या है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए बनाते हैं कैसे है, देखिए तो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम और सल्फेट, यानी सल्फेट का मतलब SO4, सल्फेट का मतलब SO4 याद कीजिए हमने कल, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पर Al, और सल्फेट का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, SO4, क्या है, SO4, ठीक है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो SO4 यानी देखिए SO4 यानी सल्फेट, तो सल्फेट का संयोजकता कितना है, 2 है, सल्फेट का संयोजकता 2 है, और एल्युमिनियम का संयोजकता कितना है, 3। तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता कितना है, 3,
एल्यूमिनियम का संयोजकता 3। SO4 यानी सल्फेट, तो सल्फेट का संयोजकता 2। ये दोनों आपस में नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, परमाणु के रूप में बना देंगे। तो परमाणु के रूप में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए Al यानी एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का परमाणु में कौन लगेगा, ये वाला 2 चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया। SO4, तो SO4 तो SO4 का परमाणु कौन बनेगा, ये वाला 3। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर 3, तो 3 यहाँ पर तो नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ SO4 में क्या है, यहाँ SO4 में यहाँ देख सकते हैं। तो SO4 में यहाँ पर क्या है, 2 पद है, S और O। S यानी सल्फर और ऑक्सीजन, ये 2 गो हैं। तो 2 गो है तो जब भी मैथमेटिक्स में हम लोग याद कीजिए, जैसे मान ले 2 + 3 है, तो इसको अगर हमें गुना करना है 2 से तो क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं ना, कि डायरेक्टली इस तरह गुना कर देते हैं, कि डायरेक्टली कभी इस तरह गुना कर देते हैं, 2 + 3 गुना 2। इस तरह डायरेक्ट गुना तो नहीं कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, गुना अच्छा से करने के लिए पूरा ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ द्विपद है, तो द्विपद में क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर इसमें 3 लगाएंगे, समझे। इसमें ब्रैकेट लगा कर इसको क्या करेंगे, 3 लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में घेर दिए और इसका परमाणु में कितना जोड़ दिए, 3। अब ये 3 जोड़े तो ये क्या होगा, ये इसके साथ गुना के रूप में है, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 3 × 4 = 12। 3 × 4 = 12 परमाणु किसका हो गया, ऑक्सीजन का। 3 × 4 = 12 परमाणु ऑक्सीजन का और 3 परमाणु सल्फर का है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए, तो जैसा कहा जा रहा था क्या कि बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड ये हुआ प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र ये हो गया। तो देखिए हम लोग इन दोनों को किस तरह सूत्र करके लिखे हैं, ठीक है, सूत्र बना के लिखे हैं। उसी प्रकार से अब दोनों को मिला कर क्या बनता है, देखिए समीकरण पे ही बोला जा रहा है। तो देखिए प्रश्न को देखिए, तो उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद है आपका बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र कैसे हम लोग लिखेंगे, तो बेरियम सल्फेट का सूत्र बनाने का तरीका भी इसी तरह करेंगे। बेरियम सल्फेट यानी Ba और सल्फेट का मतलब SO4, ठीक है। तो बेरियम का संयोजकता 2 और सल्फेट का भी 2, तो 2 और 2 अनुपात में कटेगा तो कितना होगा, 1:1, 1:1, यानी 1 चल जाएगा इस पर और 1 चल जाएगा इधर। तो यानी इसका टोटल सूत्र क्या बन जाएगा, BaSO4, ये हो जाएगा BaSO4, डायरेक्टली इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यही हो गया हमारा बेरियम सल्फेट का सूत्र, ठीक। इसको हम लोग लिख लेंगे। और उसी तरीके से आपको अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम क्लोराइड किसका सूत्र है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसी पर क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड करना, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का मुझे सूत्र आना चाहिए। तो सूत्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे। तो एल्यूमिनियम यानी Al, क्लोराइड, तो क्लोराइड का यानी Cl। तो एल्यूमिनियम का सूत्र क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 हो जाएगा और क्लोराइड का संयोजकता 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इसका परमाणु बनेगा और ये इसका परमाणु बनेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा AlCl3, ये इतना बन जाएगा, ठीक है। यानी बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, BaSO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट का इतना, एल्यूमिनियम क्लोराइड का इतना, ठीक है। इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं प्लस के रूप में, ठीक है, जो बोला जा रहा था। देखिए कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमें यहाँ देखा कितना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मिल करके क्या बना, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर कि रासायनिक सूत्रों को लिखने के लिए सीख गया, यानी रासायनिक यौगिक जो यहाँ रहता है उन सबको लिखने के लिए सीख गया, हम लोग सीख गए, ठीक है। और इन सबको मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, जरूरी क्या है, तो किसी भी तत्व का संकेत यानी उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है और उसकी संयोजकता याद करना है जो हम लिखवाए थे। उन सबको अगर याद कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरीके से तो ये सब आप भी आसान से तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा तो अच्छे से फिर बना लीजिएगा ये सबको, ठीक है। कभी आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब इससे हम लोग को क्या करना है, इसको संतुलित भी करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित करने के हम बताए थे कि हम लोग दोनों तरफ देखते हैं परमाणुओं को, दोनों तरफ हम लोग परमाणु को देखते हैं यानी तत्वों को देखेंगे। तो प्रत्येक तत्व इधर अगर देखा जाए तो इधर बेरियम है, बेरियम कितना इधर 1, इधर भी 1, ये बराबर है। इधर क्लोरीन को देखा जाए तो इधर क्लोरीन की संख्या कितना है 2, इधर क्लोरीन देखा जाए तो इधर 3 है, ठीक है। यानी कि अनबैलेंस है, इधर 2 इधर 3, बराबर तो नहीं है,
ठीक है। एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर एल्यूमिनियम कितना है 1 है, ये भी बराबर नहीं है, यानी इसको भी बराबर करना है। इसके बाद देखते हैं सल्फर को, तो सल्फर को ये देखेंगे तो कितना है सल्फर, यहाँ देखिए सल्फर यहाँ पर जो देखते हैं ये बाहर में जो 3 है, ये बाहर में जो 3 है ये इसके ऑक्सीजन के साथ भी गुना होगा और सल्फर के साथ भी गुना होगा। तो ये दोनों के साथ जब गुना होगा तो ये सल्फर के साथ भी गुना होगा, तो ये कितना परमाणु बोलेगा इसको 3, यानी सल्फर के लिए कितना परमाणु होगा 3। और ऑक्सीजन के लिए आपका होगा 3 4 12, यहाँ पर 3 4 12 हो जाएगा, यानी 4 गुना 3, 3 गुना 4 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक परमाणु किसका हुआ 12, यानी 12 किसका ऑक्सीजन वाला को। तो सबसे ज़्यादा वाला को देखिए पहले, ठीक है, सबसे ज़्यादा वाला को पहले बराबर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले किसको करना है, जो सबसे ज़्यादा वाला रहेगा, जो सबसे ज़्यादा संख्या में रहेगा जिसकी, उसी को सबसे पहले बराबर कीजिए। तो इधर कितना है 12, इधर कितना 12, और इधर हमें कितना है, इधर ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो इधर 4 है, तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करते हैं, तो 3 4 12 हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बेरियम सल्फेट जो है, यहाँ बेरियम सल्फेट के आगे क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ जो देखते हैं बेरियम सल्फेट, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे हम लोग 4 लगा देते हैं। इसके आगे कितना लगा दिए 4, जैसे ही 4 लगाएं तो यह हमारा कितना हो गया, सॉरी 4 नहीं, 4 लगा दिए तो 16 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितना लगाएंगे 3 लगाएंगे, यहाँ पर कितना लगेगा 3। क्यों 3, क्योंकि यहाँ पर 3 होगा तब तो जाके ये 3 और यहाँ पर 4, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा। हम बताए थे कि आगे में जो रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अणु, आगे में जो लगाते हैं इसको अणु बोलते हैं, और ये जो पीछे जो है, ये जो पीछे है, इस पीछे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। तो हमेशा अणु और परमाणु आपस में क्या होता है, गुना करके जो मिलती संख्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल परमाणु। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो टोटल परमाणु कितना हो गया, यहाँ 3 और यहाँ पर 3 अणु, यहाँ पर 3 अणु के रूप में हुआ, और यहाँ पर 4, तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 हो गया। ठीक है यार, हमें 12 चाहिए था, तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गया। जैसे भी ऑक्सीजन की संख्या बराबर हुआ तो हम क्या देखेंगे कि इधर हमारा ये जो इधर देखते हैं क्या बोलते हैं 3, ये 3 लगाने की वजह से क्या हुआ, बेरियम भी हमारा 3 हो गया और सल्फर भी हमारा 3 हो गया। ठीक है, बेरियम भी 3 हुआ और सल्फर भी 3 हुआ। तो आइए इसके बाद देखते हैं और कौन बराबर नहीं है उसको बराबर करेंगे, जो बराबर नहीं है उसको हम लोग बराबर करेंगे। तो कर लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए, तो इसके आगे अगर देखा जाए तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो देखते हैं यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को हम लोग बराबर कर लिए। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, अब हमें क्या बराबर करना है, तो ऑक्सीजन से को जैसे बराबर किए तो बेरियम को यहाँ देखिए कितना हो गया 3 हो गया, बेरियम कितना हो गया 3, लेकिन इधर कितना है 1, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसके आगे 3 लगा देंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे। तो आइए लगाते हैं इसके आगे 3। तो हम लोग यहाँ क्या किए, हम लोग यहाँ 3 लगा दिए। देखिए यहाँ पर आगे में क्या लगाएं 3 अणु, जैसे अब यहाँ पर 3 लगाएं तो बेरियम हमारा 3 हो गया। ठीक है, इधर भी बेरियम 3 था तो 3 के बराबर हो गया। अब इधर जैसे ही यहाँ पर 3 लगाएं तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन को देखिए। तो क्लोरीन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये अणु है और ये हमारा परमाणु है, तो ये दोनों क्या होगा, गुना के रूप में होगा। तो गुना के रूप में होगा तो ये 3 गुना 2 यानी कितना हो गया 6, यानी टोटल 6 क्लोरीन क्या हो गया, 6 क्लोरीन किसका होगा, तो 6 क्लोरीन हो गया। तो 6 क्लोरीन इधर कितना है, इधर देखिए इधर क्लोरीन की संख्या, तो इधर क्लोरीन की संख्या आपका कितना है 3 है, तो 3 को 6 बनाने क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे 2। तो आइए इसको लगा लेते हैं, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि ये समीकरण बनने के बाद ये संतुलित भी हो गया। कैसे संतुलित हुआ, तो ध्यान से देखिएगा। तो इधर जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे शुरू में हमने क्या बताया कि दोनों तरफ देखना है, ये जो एरो साइन है इस एरो साइन के दोनों तरफ आपको देखना है कि किधर कौन सी संख्या अनबैलेंस है, मतलब किसकी परमाणु संख्या है अनबैलेंस, यानी कि वह दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो जो बराबर नहीं उन सभी को बराबर करना है, लेकिन ध्यान यह देना है कि सबसे बड़ी वह संख्या जो बराबर नहीं है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर ऑक्सीजन मिला था, इसलिए पहले हम ऑक्सीजन को बराबर करना चाहें। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें, बेरियम मिला तो फिर बेरियम को किए, फिर उसके छोटा जो मिला फिर उसको किए। तो इस तरह से करते करते क्या देखें हम लोग दोनों तरफ से हम लोग क्या किए, संतुलित कर लिए। अब अगर गिना जाए तो देखिए इधर बेरियम, तो बेरियम इधर कितना हुआ, बेरियम इधर 3, इधर भी देखिए 3। ठीक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, इधर भी देखिए 3 दूनी 6 यानी 2 तिया 6। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इधर देखिए
यहाँ पर 2, तो एल्युमिनियम यहाँ भी देखिए 2, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका है एल्युमिनियम के बाद आपका है सल्फर, तो सल्फर यहाँ देखिए 3, तो यहाँ भी देखिए सल्फर 3, ठीक है। यहाँ भी क्या देखिए सल्फर, यहाँ भी सल्फर आप देख सकते हैं कितना है, 3 है, ठीक। उसके आगे क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 12, तो यहाँ भी देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना है 12, हुआ कि नहीं, तो इतना हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, ये समीकरण को हम लोग लिखें और फिर इसको हम लोग संतुलित भी किए। उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार यहाँ पर रिवीजन कर करके देख लीजिए, रिपीट कर करके वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए किस तरह से लिखे हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी है कि आपको संयोजकता याद होना चाहिए और प्रत्येक तत्व का प्रतीक, जो उसका प्रतीक यानी उसका जो सूत्र है वो सब आपको याद होना जरूरी है, तब तो जाके आप लिख पाइएगा। आइए इसके बाद वाले प्रश्न को भी एक देखते हैं लास्ट आज समीकरण लिखने वाला में, और बाद बाकी जितना भी समीकरण टाइप है उन सब समीकरण टाइप को आप लोग को क्या करना, सभी समीकरणों को सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरणों को अपने से लिखना है और लिख करके फिर आप लोग को ग्रुप में भी भेजना है। और उसके साथ ही साथ क्या करना है, उसके साथ ही साथ आप लोग को सभी समीकरणों को लिखने के बाद फिर उसको संतुलित भी करना है, ठीक है। और जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है जिसको संतुलित करने के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ उसको संतुलित करना है। संतुलित किस ढंग से करना है, ये चीज़ इस चीज़ को भी आप लोग समझ लिए अच्छे से। तो आइए इसके बाद और एक प्रश्न को देखिए इसी तरह इसी टाइप के, ठीक है। देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। तो इसके बाद वाले प्रश्न को अगर देखा जाए तो क्या है इसमें, इसके बाद वाले प्रश्न में, इसके बाद वाले प्रश्न में है सोडियम प्लस जल क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं, क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे सोडियम, तो सोडियम का मतलब Na, सोडियम का सूत्र क्या होता है Na, और क्या है जल, तो पहले सोडियम का Na लिख लिए, प्लस क्या करना है जल, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O, जल का सूत्र क्या होता है H2O, ठीक है। इसको रिएक्शन का साइन देंगे, क्या करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखिए नाम से क्या पड़ रहा है पता चल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और सोडियम का संयोजकता कितना होता है 1, हाइड्रोक्साइड का भी 1, तो ये कितना हो जाएगा सूत्र इसका बनेगा, ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा NaOH, NaOH, ये किसका सूत्र हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और प्लस इसके साथ क्या प्लस हो रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H प्लस, इसी को हमको क्या करना लिख देना है सूत्र के रूप में। देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया उसी प्रकार से फिर हम लोग ने क्या किया सूत्र बना करके लिख दिया, ठीक है। सोडियम था तो सोडियम का सूत्र Na, जल था तो जल का सूत्र जानते हैं H2O होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो गया सोडियम और हाइड्रोक्साइड, तो हमने अभी भी दिखाया था सोडियम यानी Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, तो इसका भी संयोजकता है कि इसका भी संयोजकता है, तो ये दोनों क्रॉस होकर के सूत्र बन गया इतना, ठीक है। और हाइड्रोजन का H2 बन गया। अब इन दोनों क्या करना हमें, इन दोनों को हमें संतुलित करना है, तो संतुलित करने में क्या बताए थे कि दोनों तरफ पर देखना है कि कितना कितना संख्या में है, तो इधर सोडियम 1 इधर भी 1 बराबर है। हाइड्रोजन को देखा जाए इधर 2 इधर यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी टोटल कितना हो गया 3, इधर 3 है इधर 2 है, ठीक है। इसके आगे देखिए ऑक्सीजन कितना इधर 1 इधर भी ऑक्सीजन 1, यानी कि हमारा सिर्फ बराबर नहीं है, तो कौन बराबर नहीं है, सिर्फ आपका बराबर यहाँ देखा जाए तो बराबर कौन नहीं है, तो बराबर सिर्फ आपका ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन नहीं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर 2 होगा, सॉरी 2 एकम 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन इधर 2 प्लस में है, इधर 2 प्लस में है, और इधर हाइड्रोजन 2 हुआ, तो इधर 2 और इधर 2 टोटल कितना हुआ 4, और इधर यहाँ पर जो आगे लगा इसके वजह से यहाँ 2 गुना 2 कितना हो गया 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी कितना हुआ इधर भी कितना हो गया 4 हो गया, यानी दोनों तरफ 4 हुआ हाइड्रोजन की संख्या। जैसे ही हाइड्रोजन की संख्या 4 हुआ, लेकिन यहाँ देखना है जैसे ही हाइड्रोजन की संख्या 4 हुआ तो यहाँ पर 2 लगाने की वजह से क्या हुआ ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाने की वजह से क्या हुआ ऑक्सीजन यहाँ भी 2 गुना हो गया, ठीक है। ये बराबर है, यहाँ पर अपने आप ये बराबर हो गया। लेकिन सोडियम को देखा जाए तो सोडियम यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन सोडियम इधर कितना है 1 है, तो क्या करेंगे इसके आगे 2 लगा देंगे, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा समीकरण
ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपका संतुलित हो जाएगा। कहाँ पर 2, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 2 लगेगा हमारा यहाँ पर, हमने 2 सबसे पहले मान लीजिए यहाँ लगाया, ठीक है, 2 लगाया। इसके बाद क्या है, जैसे 2 हमने यहाँ पर लगाया, जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाया तो क्या हुआ, इधर यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ 2 और इधर 2, तो 2 और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा। इधर 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, तो अपने आप ये 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कैसे, इस प्रकार से कितना हो गया, 4 हो गया। जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो ऑक्सीजन का ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन अगर इधर देखा जाए तो इधर कितना है, इधर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन अगर देखा जाए यहाँ पर तो इधर भी कितना है, इधर भी आपका 2 हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया था पहले ही, ऑक्सीजन आपका भी 2 हो गया। और सोडियम को देखिए तो सोडियम भी आपका इधर कितना हो गया, 2। सोडियम इधर 2 हो गया। और अगर इसको इधर देखा जाए एरो के इधर, तो सोडियम इधर कितना है, 1। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से गुना, 2 से जैसे गुना किए तो ये हमारा पूर्ण रूप से ये समीकरण पूरा सॉल्व हो गया। ये समीकरण इस प्रकार से ये संतुलित हो गया, ये समीकरण इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या हुआ, संतुलित करने का मतलब ही बताए थे ना कि दोनों तरफ अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या के बराबर हो, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करना है, जितना भी प्रश्न है, देखिए जितना भी प्रश्न है उन सबको आप लोग को बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान दीजिए, इसके बाद वाला प्रश्न में भी उसी प्रकार का प्रश्न है, देख सकते हैं ध्यान से। इसके बाद वाला प्रश्न का भी अगर बात किया जाए तो उसी तरीके के प्रश्न है। इसमें भी सिर्फ आपको क्या कहा जा रहा है कि देखिए जल में बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र फिर क्या हो जाएगा, BaCl2। जल में बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में L लिख देंगे यानी लिक्विड। या फिर अभी ये सब मत लिखिएगा, एल आप लोग मत लिखिएगा, डायरेक्टली क्या करना है, सिर्फ जो सूत्र बोला जा रहा है उस चीज़ को लिखना है। जैसे बेरियम क्लोराइड तो लिख लेना है BaCl2, ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड तथा, तो तथा का मतलब प्लस सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, इसका भी सूत्र लिखिए तो इतना आएगा। ठीक है, कैसे उसको ध्यान दे सकते हैं, Na सोडियम का संयोजकता कितना होगा, 1, सल्फेट तो सल्फेट का संयोजकता कितना होगा, 2, ये इधर ये इधर, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, Na2SO4, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ लिख लेने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके, तो अभिक्रिया का साइन दे देंगे। बेरियम को इस तरह से लिखने के बाद बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये चीज़ लिखने के बाद अभिक्रिया का साइन दे दिए। जैसे अभिक्रिया का साइन दिए तो उसका क्या है, यहाँ पर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, इसको भी लिख के देख सकते हो उसी तरह फॉर्मूला से, यानी कि जिस तरीके से हम बताएं लिखने के लिए संयोजकता वाला विधि से। ठीक है, उसका लिखते लिखते खुद ब खुद आप लोग को फिर याद हो जाएगा सूत्र। तो NaCl हो गया, NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, फिर अघुलनशील क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट, तो अघुलनशील बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, ये समीकरण को सिर्फ लिख लेना है। अभी आप लोग को ये अवस्था इसको नहीं दर्शाना है, इसमें आप लोग को अवस्था दर्शाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन दर्शाना नहीं है, डायरेक्टली आप लोग को इसी तरह बनाना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको बना लीजिएगा जिस तरह से हम बोले। बेरियम क्लोराइड यहाँ लिखिए क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, रिएक्शन का साइन क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट तो BaSO4 प्लस सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का सॉरी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl। इस तरह से आप लोग सबको इसको बना लेना है। ठीक है, इसी तरीके से करके आप लोग को ये प्रश्न संख्या 1 को भी बनाना है और 2 को भी। 2 में जैसे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, NaOH किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl,
ठीक है, HCl के विलयन से अभिक्रिया करके, तो अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन का साइन देंगे। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड यानी क्या हो जाएगा, NaCl प्लस क्या हो जाएगा इधर, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल यानी H2O। ठीक है, तो अभिक्रिया के इधर ये सब चीज आपका जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को क्या करना, बना लेना है सब चीज़ को। ठीक है, ये सब चीज़ बन जाएगा आपके इस तरीके से जितना भी है। ठीक है, तो आप लोग इस सब चीज़ को बना सकते हैं अपने सब खुद से। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा जो चीज़ हम बताएं अभी। ये चीज़ आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो क्या करना आप लोग को, कि आप लोग को यहाँ प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न संख्या जो 2 है, ये प्रश्न संख्या 2 और ये 3, ये दोनों बना लेना है पूरा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न उत्तर, उन सब प्रश्नों को उत्तर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। अब हम किसी का भी रासायनिक सूत्र बार बार लिखने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग सब हम खुद आप लोग बना करके इस सबको ग्रुप में सेंड करिएगा। सबको बना करके क्या करना है, सबको ग्रुप में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सबको सेंड कर देना है, हम चेक कर लेंगे। देखिए, तो इसके बाद जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, इसके बाद का प्रश्न क्या है यहाँ पर, सबसे पहला कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, लोहे की कील यानी लोहा मतलब क्या होता है, फेरस या आयरन होता है कि नहीं। तो लोहा का कील को किस में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट यानी SuSO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, SuSO4। जब इसके साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्या होता है, Fe प्लस CuSO4। यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, FeSO4 प्लस Cu, ये बनता है। ठीक है, तो ये बनने का मतलब क्या हुआ, इसमें ध्यान दे सकते हैं कि इसमें जो कॉपर सल्फेट था, इसमें से कॉपर को क्या किया, ये विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना दिया या लोहा सल्फेट को बना दिया। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, इसका रंग परिवर्तन होकर के हरा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसका आंसर में लिखेंगे, तो इसका आंसर में लिखेंगे क्या, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लौह सल्फेट का निर्माण होता है, इसलिए क्या होता है, इसका रंग बदल जाता है। ठीक है, इसका सूत्र को इस तरह से लिख देना है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। देखिए, तो जैसे कि हमने क्या किया, लिख लिया कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लौह द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लौह सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ उदाहरण में भी दिखा दिए हैं। ठीक, इसको लिख लेना आप लोग को इसका आंसर में। ठीक है, आइए इसके बाद वाले प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। इसके बाद वाले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो कहता है क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना। तो ये इसको आप लोग दे लीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस सब चीज़ के बारे में बताए थे। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसा देख लीजिएगा, इस आपको लिखवाया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें देखिए इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, तो इसके बाद वाला प्रश्न है ये वाला, देखिए सेकंड। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। क्या बोला जा रहा है, उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान करें। तो देखिए उपचयित और अपचयित पदार्थ कौन सा है, ध्यान दीजिए। उपचयित पदार्थ यानी क्या बताए थे, उपचयन होना। तो किसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो उपचयन किसका हो रहा है, सोडियम का। सोडियम पहले अकेले था, फिर इसमें क्या हुआ, सोडियम जुड़ गया, यानी सोडियम का क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो सोडियम का उपचयन यानी उपचयित पदार्थ क्या हुआ, सोडियम।
तो पहला वाला उपचयित पदार्थ हो गया सोडियम। और अपचयित पदार्थ अगर बोला जाए इसमें, तो अपचयित पदार्थ पहले ऑक्सीजन अकेले था, लेकिन ये अब क्या हुआ, ये अकेले जो था ये अकेले ना रह करके अब सोडियम के पास चल गया, तो यानी सोडियम में कमी हो गया, सॉरी ऑक्सीजन में कमी हो गया अपना अणु ऑक्सीजन का, तो इसलिए ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पर, अपचयित हुआ यानी उपचयन हुआ। तो उपचयन हुआ यानी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का उपचयन यानी उपचयित पदार्थ यहाँ पर ऑक्सीजन, और अपचयन पदार्थ हो गया यहाँ पर, अपचयित पदार्थ हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, और उपचयित पदार्थ हो गया सोडियम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड में क्या है, इसमें उपचयित पदार्थ देखेंगे तो सेकंड में उपचयित पदार्थ, देखिए उपचयित पदार्थ का मतलब क्या बोले कि ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग किस में हो रहा है, तो हाइड्रोजन में हो रहा है, तो हाइड्रोजन में हो रहा है, तो यानी हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ, उपचयित पदार्थ। और इसमें कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन देखिए हट गया यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, हानि हुआ यानी कमी हुआ। यदि कमी हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, कमी हुआ यानी इसको क्या बोलेंगे कि इसमें कमी हुआ, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का कमी हुआ, अर्थात हम क्या बोलेंगे कि इसमें अपचयन हुआ, इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। देखिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए हम लोगों ने क्या किया, आंसर लिख लिया। सबसे शुरू में क्या है, इसमें उपचयित पदार्थ बराबर सोडियम, अपचयित पदार्थ बराबर ऑक्सीजन। दूसरा में क्या है, उपचयित पदार्थ बराबर हाइड्रोजन, और अपचयित पदार्थ बराबर कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आइए इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद अभ्यास के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभ्यास का प्रश्न किस प्रकार है देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न में क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न इसमें है अभ्यास का। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन से कथन असत्य है, कौन से कथन असत्य है। ठीक है, कौन से कथन असत्य है, देखिए असत्य है, सत्य नहीं, असत्य है। तो कौन सा असत्य होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बोला जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या है, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड यानी सीसा ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनता है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। तो यहाँ कहा जा रहा है, देखिए Pb ऑक्साइड में से क्या हुआ, O हट गया यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, Pb ऑक्साइड का उपचयन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए पहला नंबर पर लिखा गया है सीसा अपचयित हो रहा है। पहला नंबर क्या लिखा है, सीसा अपचयित हो रहा है। तो सीसा अपचयित हो रहा है कि सीसा ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सीसा ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ना, खाली सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमारा गलत है। पहला नंबर क्या है, गलत है। फिर क्या बोला जा रहा है दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर बोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है यानी कार्बन उपचयित हो रहा है। तो दूसरा में क्या, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरा में क्या है, तीसरा में देखिए क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही बात है, कार्बन उपचयित हो रहा है यानी कि ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही है। इसके आगे अगर देखा जाए तो क्या है, ये हमारा सही है, यानी कि दोनों गलत कौन कौन है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों गलत है। फिर अगर थर्ड को देखा जाए तो थर्ड में क्या, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है कि उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी ये भी हमारा क्या है, सही है, ये भी हमारा सही है। यानी गलत क्या क्या है, तो गलत ए और बी, ये दोनों ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो ए और बी किस में है, पहला वाला में है, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही। ठीक है, इसके बाद को अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखिए अगर इसके बाद का बात किया जाए तो, इसके बाद वाला प्रश्न की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, देखिए इसके बाद वाला में क्या है, इसके बाद वाला में है, इसमें है फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों को प्लस करने पर क्या बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस। तो ये देखिए इसमें क्या है, पहले फेरस ऑक्साइड था यानी कि यहाँ पर Fe था, जिसको एल्युमिनियम क्या क्या विस्थापित कर देती है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया। ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आइए इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या प्रश्न है, इसके बाद का थर्ड प्रश्न क्या है, देखिए थर्ड प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, लौह चूर्ण, लौह चूर्ण यानी Fe, लौह चूर्ण यानी Fe को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl
में डालने पर क्या होगा, सही उत्तर पर निशान लगे। तो क्या होगा, ये Fe हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील था, तो इसलिए इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, और विस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन यानी H2। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखिए किसमें, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो यही राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसमें क्या जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद वाला 4th नंबर देखिए, तो 4th नंबर में क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमने पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है, क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों अभिकारकों में उपस्थित प्रत्येक तत्व का परमाणु की संख्या और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखिए, तो इसके बाद का प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसके बाद वाला प्रश्न फिर संतुलित करने के लिए कहा जा रहा है, संतुलित और समीकरण लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन यानी Na2, हाइड्रोजन यानी H2, समीकरण करके क्या बनाएगा, अमोनिया। तो देखिए नाइट्रोजन यानी N का संयोजकता कितना होगा, 3, हाइड्रोजन यानी 1, तो इसका संयोजकता 1, तो ये इधर जाएगा और ये इधर लगेगा, तो कितना सूत्र इसका हो गया, NH3, यानी अमोनिया का सूत्र क्या हो गया, NH3। ठीक है, और इसको क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस यानी संतुलित कर लीजिए आप लोग खुद से। ठीक है, इस प्रकार से इसका लिख लीजिएगा, और इसी तरीके से आप लोग को ये सब लिखना है, किसको, बी से लेकर के ये बी वाला, फिर ये सी को लिखना है, फिर ये डी को लिखना है। ठीक है, ये पूरा बना लेना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो पर जब करेंगे तो इसका सारा सोल्यूशन हम इसको बता करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 5वां नंबर का ये पूरा लिख लीजिएगा, खुद से कोशिश करिएगा एक बार पूरा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा, इसका हम फिर बना करके आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला प्रश्न में क्या है, इसमें कहता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसमें संतुलित करना है, संतुलित कर लेना है, संतुलित करने का तरीका हम बताए हैं। इसमें आप लोग को ये चारों प्रश्न को संतुलित कर लेना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में फिर क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आप लोग खुद से लिखिएगा, या हम नहीं बताएंगे, खुद से लिखिएगा ताकि आप लोग अपने से सीख पाइएगा इस सब चीज़ को। जितना अपने से बनाइएगा उतना सीखिएगा अच्छे से। इसके बाद वाला देखिए 8 नंबर में भी, 8 नंबर को भी क्या बोला जा रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक का प्रकार बताएं। तो पहले संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा तो हम आराम से फिर इसका प्रकार आप लोग को फिर बता देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना आप लोग को, लिख लेना है और फिर देख लेना किस प्रकार का है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार तो बते हुए किए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का 5 ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और क्षेपण को मिला करके टोटल 8 प्रकार का है। तो 8 प्रकार को आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें मैच करेगा वही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में पहले आप लोग क्या करना, सबसे जरूरी है आप लोग को रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। तो इन सबको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सीख लीजिए पहले। ठीक है, इन सबको अपने से लिखिएगा जरूर। उसके बाद का प्रश्न है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या बताए थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसी प्रकार से इसका उदाहरण देना, तो उदाहरण भी दे लीजिएगा क्योंकि इसमें हम दोनों चीज़ को लिखवा चुके पहले ही, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके आगे का प्रश्न देखिए। इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, 10 नंबर में कह रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हम पहले ही लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ दहन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी चीज़ को इसका आंसर लिख लेना है। फिर 11 नंबर को देखिए, तो 11 नंबर पे क्या है, वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो लिखेंगे क्या कि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, परंतु संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। इसलिए इसे
इसलिए वियोजन को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इसलिए वियोजन को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा आप लोग। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको बना के रखिएगा। इसके आगे भी देख लेते क्या प्रश्न है। आइए देखते इसके आगे वाले प्रश्नों को। तो इसके आगे आइए देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या है, ध्यान दीजिए। तो इसके आगे क्या है, इसके आगे है, कहता है उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर देखिए, लिख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, 12 नंबर प्रश्न का आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 नंबर आप लोगों को थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको लिख लेते हैं। और इसके पहले वाला भी सारे प्रश्न अच्छा, लेकिन उन सबको हम लिखवाएं इसलिए बार बार उन सबको नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, उन सबको आप लोग खुद से भी आप लिख सकते हैं। इसका आंसर लिख देते हैं, क्या होगा देखिए। देखिए, तो हमने क्या कहा था उस प्रश्न में कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण दीजिए जिसमें ऊर्जा के रूप में ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर H2O में भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा के रूप में है। ऊर्जा जो इसमें किसके रूप में है, इसमें जो ऊर्जा है विद्युत के रूप में है। ठीक है, इसमें सूर्य के प्रकाश के रूप में है और इसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में है। तो 3 प्रकार का वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देने के लिए कहा जाए तो 3 प्रकार के दे दिए, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा लगा है, प्रकाश ऊर्जा लगा है और विद्युत ऊर्जा लगा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर में लिख लेंगे किसका। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, 12 पे। तो आइए इसके बाद वाले प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, तो इसके बाद वाला 13 नंबर प्रश्न में क्या है, 13 नंबर प्रश्न में क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है उसको लिख देंगे और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है उसको लिख देंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे इस तरह, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और लिख के डैश दे लेंगे और उसका इसका आंसर लिख देंगे। उस तरह से द्विविस्थापन भी लिख लेंगे और द्विविस्थापन का भी एक उदाहरण भी दे देंगे। ठीक है, तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इन दोनों को लिख लेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देती है या विस्थापित कर देती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इन सब का समीकरण भी देना है, तो दे लीजिएगा इन दोनों का, क्योंकि ये सब चीज़ हम लिखवा चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो बार बार इस सबको हम समय नहीं दे रहे हैं। इसका क्या है, सिल्वर के शोधन के लिए सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर से प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया गया, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखें। तो सिल्वर धातु, सिल्वर यानी Ag, नाइट्रेट यानी NO3, किसके द्वारा इसको शोधन किया जा रहा है, कॉपर के द्वारा। तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। इसमें क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। यहाँ बन जाएगा आपका क्या, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या हो जाएगा, Ag, कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। इस तरह से ये पूरा इसका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण को इस तरह से लिख लीजिएगा और फिर संतुलित कर लेना है। ठीक, इसको लिख करके क्या करना है, संतुलित कर लेना है। जैसे देखिए कि तो बस देखिए इसमें क्या बोल रहा था, इसमें सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण लिखने को बोल रहा था, तो बस इस तरह से रासायनिक समीकरण लिख लेना है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे वाला इसके बाद वाला प्रश्न को क्या है। इसके बाद वाला प्रश्न देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें कहता है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो योग एवं ह्रास यानी योग का मतलब वृद्धि, ह्रास का मतलब कमी। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन का योग के हिसाब से क्या हो जाएगा, उपचयन। तो क्या लिखेंगे, उपचयन क्या है, तो ऑक्सीजन के योग को हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन। और अपचयन किसको कहेंगे, तो ऑक्सीजन के हानि को, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हानि हो यानी कमी हो या ह्रास हो, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, यही लिख देना इसमें। उसका 17 नंबर में देखिए, 17 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X का Y की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तत्व X का
तत्व एक्स एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, एक्स का नाम और काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, तो इस पर क्या लिख लीजिएगा, इस पर जो है चमकदार भूरे रंग का जो एक्स तत्व है, तो भूरे रंग का कौन जलता है, कॉपर। तो एक्स जो है वो क्या है, कॉपर है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं इसमें कि काले रंग की यौगिक का क्या नाम है, तो काले रंग का यौगिक कौन बनेगा, जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे, देखते हैं कैसे इसको। देखिए उसका राइट आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स कॉपर है। एक्स क्या है, कॉपर है। जब इसे हवा से गर्म किया जाता है या कॉपर ऑक्साइड के जमा होने के कारण ये काला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड बनने पर ये क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ये वो काला यौगिक क्या है, तो कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो आइए इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि इसके बाद वाले प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद वाले प्रश्न में क्या है, 17 नंबर प्रश्न पे है। ये 17 नंबर तो बना लिए हम लोग। 18 नंबर पर देखिए, तो 18 नंबर क्या कहता है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, लोहे की वस्तु को हम पेंट सुंदर दिखने के लिए करते हैं और संक्षारण से बचाने के लिए इसको पेंट किया जाता है। क्या क्या लिखेंगे कि लोहे की वस्तु को पेंट हम सुंदर दिखने के लिए एवं संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से इसके बाद वाला 19 नंबर पे क्या है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित करके रखा जाता है। क्या लिख लीजिएगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित करके इसे रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ इसका आंसर लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से 20 नंबर पे क्या है, तो 20 नंबर पे है आपका कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला संक्षारण, तो संक्षारण के बारे में बताए थे कि जब किसी लंबे समय तक किसी धातु को नमी या अम्ल के संपर्क में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण करते हैं, यानी वह संक्षारित हो जाती है। उसका बाद विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता के बारे में भी यहाँ हम लिख दिए थे, विकृत गंधिता क्या है। ठीक है, इन दोनों को लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, सारे प्रश्न उत्तर को आप लोग इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो जो हमें लगा कि आप लोगों को दिक्कत हुआ उन सब चीज़ों को हम क्या किए, खुद से बता दिए। इसके अलावे भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस पर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शंस पे भी आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद वाले दिन हम लोग क्या शुरू करेंगे, इसके बाद वाले दिन हम लोग इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण, इसका सेकंड चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।